हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल केम अप करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लोग आगे का टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है 11th क्लास के लिए। उससे पहले हम लोग आयतन के बारे में जान चुके थे, द्रव्यमान के बारे में, बाहर के बारे में, ताप के बारे में, बहुत सारी चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे की क्लास है रासायनिक संयोग का नियम, जो इनका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इनमें से क्या है संयोग का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं 11th के लिए, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। देखो, तत्वों के संयोजन से यौगिक कब बनना, हमें सबको पता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल्स है उनमें से 118 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है। उनमें से अगर मैं दो अलग अलग पदार्थों को लेता हूँ और आपस में क्या करता हूँ, क्रिया कराता हूँ, जैसे कार्बन को ले लिया और ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है। तो दोनों आपस में मिलेंगे या संयोग करेंगे, उसके पश्चात एक न्यू कंपाउंड्स का निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण हो गया, जिसका हम लोग उसलिए बोला है संयोग करके यौगिकों का बनता है या यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके बारे में हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे इसका क्या हो सकता है, डेफिनेशन दिया जा सकता है। एक डेफिनेशन और कह सकते हैं कि बंधों का बनना या टूटना, ये क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा या रासायनिक क्रिया होगी, सीधी सी बात है, रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है। या पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना, ये भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक संयोग होगा। तो ये कब हो रहा है, कब संभव हो रहा है, जब हमारे पास वो 118 एलिमेंट्स है, तभी ये संभव माना जा सकता है, ठीक है। उन्हीं प्रकार एक यहाँ पर लिखा है हम लोग डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न दोनों के लिए जिन नियमों का पालन करती है। अब नियम का पालन करती है मतलब क्या, कि कार्बन्स को ले लिए, हाइड्रोजन्स को ले लिए, ऑक्सीजन्स को ले लिए, जब आपस में संयोग कराते हैं या आपस में क्रिया कराते हैं तो एक नया प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं या कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कब कर रहे हैं, तो आपस में रिएक्शन, यानी कि आपस में मिल रहे हैं, मिलने के पश्चात ये जो भी काम हो रहा है ना प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक संयोग, यानी कि मतलब जो भी केमिकल्स हैं उनका मिलना, उनको बोलते हैं संयोग, इसे बोलते हैं संयोग का नियम, ठीक है। अब इन नियम को समझने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट आते हैं, उनमें से कुछ साइंटिस्ट हैं जो अपना मत तैयार करते हैं। उनमें से है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इनको पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ठीक है। तो अब इन लोग कैसे कंजर्वेशन करेंगे मास को, यही तो दिए हैं दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशंस कौन देता है, लेवोजियर ने, कौन से सन में, 1789 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिद्ध किया और बताया कि क्या है रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अब इस कहने का क्या मतलब है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या, दो तत्वों को आपस में मिला रहे हैं तो एक नया प्रकार के यौगिक का निर्माण हुआ है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। या कार्बन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं और एक पानी का निर्माण करना है तो एक नया प्रकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन नया प्रकार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन जितना इधर मतलब दोनों हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स मिल रहे हैं ना, अगर दोनों बाय द वे 40 है तो उसमें जो यौगिक का निर्माण हो रहा है वो भी क्या है, 40 है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब मैं बोला कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, उसके बाद उसका रूप में चेंज हो गया तो क्या बनेगा, उधर मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कि CO बन गया। अगर दो ऑक्सीजन को लेता हूँ तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो रूप में परिवर्तन हो रहा है, इधर तो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन बोल रहे थे, उधर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो क्या होगा, रूप में परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद जो बन रहा है, तो जिधर इतना उसका एलिमेंट था उधर ही जाके उतना ही कंपाउंड्स का निर्माण कर रहा है। इसको चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख रखे हैं उससे समझते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो x और y
दो क्या है, एलिमेंट है, और जब कंपाउंड्स का निर्माण कर रहे हैं वो कंपाउंड है Z+A, ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं। तो अगर उसका मैं मास निकालूं या उनका द्रव्यमान निकालूं, तो द्रव्यमान क्या वेट से डिनोट करते हैं, तो W क्या है, उसका वेट है, तो इनका वेट क्या निकलेगा, तो WX प्लस WY, ठीक है, इनका वेट होगा। ये किसके लिए होगा, अभिकर्मक के लिए, रिएक्टेंट के लिए होगा। जब इधर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो ये क्या बनेगा, भार Z होगा, यानी कि WZ प्लस WA होगा, ठीक है। अब फिर आगे करते हैं तो क्या होगा, WX प्लस WY। जब इधर और प्रोडक्ट का निर्माण होगा तो WZ प्लस WA, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर इसके बाद इधर आते हैं तो इसमें WR और WP, यानी कि W रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इधर जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, आई मीन जितना अभिकर्मक होगा उतना ही क्या होगा, उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसे द्रव्यमान नियम से समझा जा सकता है। क्यों समझा जा सकता है द्रव्यमान नियम से, क्योंकि द्रव्यमान नियम में तो यही बताया था मैं कि जितना उसका वेट होता है ना, उस वेट का भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जितना वेट है एक से कहीं पे ले जाओ उनको, जैसे कि समय बोला था कि इंसान है उसको चंद्रमा पे ले जाते हैं, ठीक है, चंद्रमा में भी उसका वेट उतना ही होगा जितना यहाँ पे वेट है, ठीक है। तो वहाँ के गुरुत्वाकर्षण के कारण चेंज हो सकता है, पहली बात। तो दूसरी बात और क्या हो सकता है, उसको काट देने से उसका किडनी अलग कर दो या उसका सर अलग कर दो, तो ये कंडीशंस में वो चेंजेस होगा, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो रासायनिक संरक्षण तो दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे रिएक्टेंस को लो या प्रोडक्ट लो। इधर 40 है तो इधर भी 40 ही बनेगा, तो ये दोनों में कंडीशन है। तो इन्हीं के बारे में लेवजर साहब ने बताया है, ठीक है, ठीक है। तो लेंडोल मतलब लेंडोल का प्रयोग अब क्या करते हैं, देखो लेवजियर और लेंडोल साथ में इसका प्रयोग किए थे, ठीक है, साथ में किए थे, लेकिन अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग समझेंगे, ठीक है। लेंडोल ने क्या बोला, लेंडोल ने क्या बोला, दो लेंडोल ट्यूब का निर्माण किया, दो ट्यूब लिया, उसमें से एक तरफ सोडियम क्लोराइड को और दूसरा सिल्वर नाइट्राइड को क्या करता है, मिला देता है, यानी कि डाल देता है दोनों अलग अलग ट्यूब में, और क्या करता है, डालने के बाद ऊपर वाले जो कार्क है ना उसको बंद कर देता है, यानी कि दोनों में कार्क लगा देता है या बंद कर देता है। अब बंद करने के बाद दोनों को क्या करता है, हिलाता है, अच्छे से पकड़ के दोनों को हिलाता है और उसका क्या करता है, वेट करता है। तो वेट करता है तो उसके बाद वो देखता है कि पहले तो जितना इसका वेट था उतना ही इसका वेट अभी भी है। तो उन्होंने एक समीकरण दिया जिसका नाम है सिल्वर नाइट्राइड प्लस सोडियम क्लोराइड। जब इनको रिएक्शन अब मिलाएगा तो आपस में हिलाएगा तो रिएक्शंस तो करेंगे ना, दोनों रिएक्शन कब करेंगे, तो हिलेंगे, तो कभी नहीं ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, तो क्या होगा, दोनों रिएक्शंस होगा। तो रिएक्शन करने के बाद उन्होंने बताया कि या उनको मिला कि जो Ag है वो सोडियम के साथ रिएक्शन, क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, ठीक है, ये इनके साथ रिएक्शन करेगा। उसके बाद जो बचा वो इनके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा सोडियम नाइट्राइड NaNO3, ये सोडियम नाइट्राइड। वैसे बेरियम क्लोराइड का भी देखने को मिलता है। तो दोनों एग्जाम को हमको ले सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो इन्होंने जब रिएक्शन कर उसके बाद उसको देखा कि दोनों का जब वेट किया, दोनों आपस में हिला दिया अच्छे से, उसके बाद वेट किया, तो वेट में मिला कि दोनों क्या होता है, दोनों इधर भी बराबर रहता है इधर भी बराबर रहता है। तो दोनों ने एक साथ इसका प्रयोग किए थे, ठीक है। तो ये लेंडल के प्रयोग था, दोनों एक साथ नियम है, इन्हें दोनों ने ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाया था। इसी पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो IMP शायद हो सकता है या IMP भी है। 16.8 ग्राम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है कि 12.0 ग्राम, ठीक है, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर अवशेष का द्रव्यमान 20.0 ग्राम पाया गया, ठीक है। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो जो हमको दिया है उसको पहले लिख देते हैं। जैसे दिया है
रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाफल तथा उत्पाद द्रव्यमान के बराबर होते हैं। हमें पता है कि जितना उत्पाद होगा, जितना क्रियाकारक होगा, क्रियाकारक होगा, उतना ही उत्पाद का निर्माण होगा, जितना होगा उतना ही होगा, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या था, एसिटिक एसिड है, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, तो रिएक्शंस कराने के पश्चात ये क्या बनता है, यहाँ पे भूल गया है, H है, ठीक है। तो क्या है, सोडियम एसिटिक एसिड का वैल्यू कितना दिया था अपने पास, 12 ग्राम, 12.0 ग्राम, ठीक है, एसिटिक एसिड है। उसके बाद क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का 16.8 ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए। उसके बाद जब ये रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो यह उत्पाद बनेगा, ये बनेगा, इसके साथ सोडियम एसिटेट के साथ क्या बनेगा, ठीक है, CH3COO Na का निर्माण करेगा, साथ में H2O, ठीक है, पानी का, और साथ में CO2 बाहर निकलेगा। तो हमको क्या करना है, इस मुक्त हुई CO2 की मात्रा की गणना करना है कि कितना मुक्त हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे, मुक्त हुआ है उसके बारे में बताना है। तो देखो 12.0 ग्राम ये था सोडियम, एसिटिक एसिड था, और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना था, 16.8 ग्राम, ठीक है। और साथ में ये जो बन रहा है उसके साथ हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ये जितना बन रहा है उसका क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो ये होगा 12.0 प्लस 16.8, ये दोनों आपस में जुड़ के इसका माइनस होगा, क्योंकि ये बन रहे, मतलब बन गया है ना, ये तो यहाँ से बना रहे हैं, तो बनाने जो बना है उसको हम लोग को दे दिया है। तो कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। तो कितना है टोटल वैल्यू, 8.8 ग्राम होगा। तो जो भी मुक्त हुआ, क्या मुक्त हुआ, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मुक्त हुआ, उसका वैल्यू कितना आया, 8.8 ग्राम हुआ, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 8.8 ग्राम, ठीक है। तो ये तो रहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसके बाद सेकंड वाला बात करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं, लॉ कांस्टेंट कंपोजिशंस, ठीक है। कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, निश्चित, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, उनके बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। कौन से सन में दिया था, 1799 में, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था उनके बारे में समझते हैं। इसके अनुसार किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों का संगठन हमेशा स्थिर होता है। अब ये क्यों बोला होगा, ठीक है। तो ये तो क्या बोला, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों का संगठन हमेशा स्थिर होता है, ये तो फर्स्ट है। अगर उसी का हम लोग और समझें, किसी यौगिक में उनके तत्वों का द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। तो अपने चाहे अगर इसको समझेंगे तो अलग अलग अपने से डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है। तो किसी यौगिक होगा, अगर मैं बोलूँ जैसे H2O क्या है, यौगिक है, ठीक है। अगर H2O मिला है तो किससे किससे बना होगा, हाइड्रोजन से बना होगा और ऑक्सीजन को बना होगा। ये कंपाउंड्स है तो बना किससे होगा, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इनका अनुपात क्या होगा, अगर इसका द्रव्यमान निकालो तो हाइड्रोजन से उसका द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन से इनका द्रव्यमान क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं बोलूँ इनका द्रव्यमान क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, ठीक है, 1 है। लेकिन साथ में 2 हाइड्रोजन को मिलकर पानी बना रहे हैं ना, कि 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे आएगा 2। अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, देखो 8 उसका परमाणु क्रमांक होता है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, ठीक है। 16 उसको क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है। तो अब निकल गया, तो इसको गुना करें 2 एकम 2 अनुपात 16, ठीक है, निकला है तो अनुपात 16। तो अनुपात को हम लोग ऐसा लिखा जा सकता है 2/16। अब इसको काटूंगा 2 एकम 2, 2 8 16, तो 1 अनुपात 8। तो इन्होंने यही कहा कि किसी यौगिक में उनके तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये देखो निश्चित अनुपात में है इन तत्वों का। अगर मैं, क्योंकि जो यौगिक बन रहे हैं वो 2 तत्वों का आपस में मिल के बन रहे हैं, तो जो तत्व होंगे जिनके साथ मिल के बने होंगे यौगिक, वो जो यौगिक होंगे ना, वो निश्चित अनुपात होगा तत्वों का, 2 तत्वों का निश्चित अनुपात होगा। उन्हीं के बारे में बात किया। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बोलूँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये मिला है तो C अनुपात O, ठीक है।
कार्बन और ऑक्सीजन का है, दोनों का मिल के क्या बना है, CO2 बना है, यानी कंपाउंड्स का निर्माण हुआ है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। लेकिन साथ में क्या है, 2 ऑक्सीजन की डिमांड है, तो 16 दूनी 32। ठीक है, अगर ऐसे लिखो, अगर इसको ऐसा ना कर लिख के ऐसा लिख रहा हूँ, तो 12 का 2 से काट लो, 2 6 का 12 और 2 8 16, फिर करो 3, ठीक है, तो फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 8 16, ये होगा। ठीक है, तो 3:8 ये इनका क्या होगा, 2 तत्वों का अनुपात होगा। तो इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, अब कभी कभी दिक्कत ये होता है कि परमाणु क्रमांक कैसे होता है, परमाणु भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना इसको अच्छे से देख लो। इसको ऐसा बनाया जा सकता है, अगर कोई परमाणु है, ठीक है, जैसे ये परमाणु है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो द्रव्यमान हो, सॉरी मतलब भार, वही द्रव्यमान या भार, ठीक है, उनकी द्रव्यमान और भार को उसका ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु है तो मैं ऊपर लिखा हूँ परमाणु भार, ये इसको हम लोग मास कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, या दूसरा शब्द हम कहें तो अगर मैं लिखूँ तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं जेड। ठीक है, इसको भार से डिनोट करते हैं, ये परमाणु भार की डिनोट करता है, और ये परमाणु क्रमांक के डिनोट करता है, परमाणु क्रमांक के डिनोट करता है जेड। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये परमाणु है, उनकी भार कितनी है, 12 है, और इनकी भार कितनी है, ये सॉरी इनका क्रमांक कितनी है, 6 है। तो हम लोग भार को बोले ना, भार जैसे मैं यहाँ पे बोला था कार्बन और ऑक्सीजन के, इनकी भार कितनी है, अगर द्रव्यमान बोलूँ या भार बोलूँ, तो द्रव्यमान पे बात किया है, द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, तो इनका द्रव्यमान क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे इसी पे क्वेश्चंस बनाते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोला है। चलो क्वेश्चंस बनाते हैं इसी में। ठीक है, क्वेश्चन है, नीला तोता के क्रिस्टलों में 25.45% कॉपर तथा 36.07% जल पाया गया है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सत्य माना जाए तो 40 ग्राम क्रिस्टल्स प्राप्त करने के लिए कितना कॉपर की आवश्यक होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन से, हमें 40 ग्राम क्रिस्टल्स में कितना कॉपर होगा, इनको हमको प्रूफ करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है जरा उनके समझते हैं। ठीक है, प्रश्न में साथ दिया है नीला तोता, नीला तोता किसको बोलेंगे, कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोलते हैं। ठीक है, और साथ में H2O है, तो कॉपर, ठीक है, नीला तोता में जो क्रिस्टल है, तो कौन सा क्रिस्टल है, कॉपर है क्रिस्टल, उनका वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है, और साथ में H2O का कितना दिया है, 36 दिया है। तो जन मैं बता दिया कि कॉपर का प्रतिशत कितनी है, 25.45, ठीक है, परसेंट में है, 25.4% में है, और H2O पानी का वैल्यू कितना दिया है, 36.07% में। ठीक है, ठीक है, अब इतना तो बोल दिया है कि अब वो जो विलियंस घुले होंगे, वो क्या विलियंस होंगे, कहीं ना कहीं कॉपर सल्फेट और साथ में पानी होगा तो एक साथ घुला होगा। तो 100 ग्राम विलियन में तो हमको बता दिया है कि कॉपर का वैल्यू कितना दिया है, 25.45 ml, मतलब ग्राम में है। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम विलियन में वो घुला हुआ है, मतलब 100 ग्राम क्रिस्टल में जो कॉपर है उसका वैल्यू हमको दे चुका है, वहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि 40 ग्राम में कॉपर जो घुलेगा वो कितना होगा, कॉपर का वैल्यू कितना होगा। तो कितना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 40 ग्राम में करना पड़ेगा 25.45 जो दिया हुआ है उसका वैल्यू है, और 40 से हमको घोलना है, कितने में, इस 100 में। ठीक है, इस 100 में, तो हम लोग इसको काट दें, अगर ये 0 0 को तो मैं तो काट दिया हूँ। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10, इसको काट सकते हैं, 5 पंचे 25, ठीक है, 5 पंचे 25 और 5 निया 45, तो इसका वैल्यू है 5.9 × 2 = 10.18 ग्राम, यानी कि ये जो 18 है ना, वो है 40 ग्राम क्रिस्टल में कॉपर का मात्रा कितनी है, 10.18 ग्राम घुला हुआ है, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे की बात करते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले किसने दिया था, जॉन डाल्टन। ये जॉन डाल्टन जब ये दिया ना तो पूरा फिर परमाणु का जो खोज का अलग ही मात्रा निकल गया, मीनिंग्स निकल गया, यानी कि 1000 तरीके से कई तरीके इसका और भी डेफिनेशन निकाले गया है, बहुत सारे चीज़ का किए गए जब जॉन डाल्टन ने इसको समझाया था गुणित अनुपात के नियम पे। तो क्या समझाया होगा, तो इन्होंने जब इसका डेफिनेशन दिया तो कैसा दिया जा सकता है, दो तत्व आपस में मिलकर दो या उससे ज़्यादा यौगिक बनाते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, तब आगे हमको अच्छे से समझ आएगी। जरा एग्जाम्पल समझते हैं इनके बारे में, तब आगे की जो और डेफिनेशन है उसके बारे में समझेंगे। दो तत्व आपस में संयोग करके, क्योंकि ये दो तत्व है, ठीक है, जब आपस में संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, तो ये बनाएंगे CO या मोनोऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अगर इसके मैं अनुपात निकालता हूँ तो कार्बन का निकलेगा यहाँ पे 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना निकलेगा, 16 निकलेगा, ठीक है। और इसी और भी इस कंपाउंड है, और भी एक कंपाउंड है, उसको और भी अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ये बनेगा CO2, और भी कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। यही मोनोऑक्साइड या कार्बन और ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स का आपस में निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक यौगिक, यही तो बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक यौगिक, ज़्यादा यौगिक बनाएंगे। एक ही कंपाउंड से क्या बनाया, एक ही एलिमेंट्स, नहीं कि दो आपस में दो एलिमेंट्स दो या दो से अधिक क्या कर रहा है, यौगिक का निर्माण कर रहा है। ये जो यौगिक का निर्माण, इनका अगर मैं द्रव्यमान या भार निकालता हूँ तो ये कितना होगा, 12 होगा इनका द्रव्यमान, इनका 16 होगा। इनके लिए भी निकालता हूँ तो ये भी 12 होगा और ये भी 32 होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन का डिमांड है, इसलिए होगा 32 होगा इनका द्रव्यमान, ठीक है, इतना निकलेगा। तो अब क्या करें, ठीक है, इतना निकल गया। तो देखो दो समान, इनका भार देखो, यानी का भार देखो, दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इनका भार तो एक क्या है, अलग अलग है, लेकिन एक समान अनुपात में है। अब इनको समझना, कहने का बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन का निकाले, दोनों बराबर है तो ये भी समान अनुपात में है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन है, ये दोनों असमान है तो एक ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इनकी अनुपात हम लोग निकालते हैं तो ये भी क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। तो यही बताया इन्होंने कि दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक, सबसे ज़्यादा या अधिक यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, दो तत्व मिलकर अधिक यौगिक का निर्माण कर लिया। अब क्या बोला है, यहाँ भी बोला है, जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं। वही बोला, एक तत्व के द्रव्यमान, जैसे ये वाले तत्व के द्रव्यमान, ठीक है, दूसरे तत्व के द्रव्यमान के क्या होते हैं, संयोग करते हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, और एक निश्चित मात्रा में इनके और इनके बारे में बोल रहे हैं, इनके और इनके बारे में। ये तो दोनों समान मात्रा में हो गया, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक क्या होंगे, निश्चित अनुपात में होंगे या एक सरल अनुपात में। इसलिए इस नियम को सरल अनुपात भी कहते हैं, ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं, सरल अनुपात भी कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा किया, इसलिए बोला कि यहाँ पे कि एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, ठीक है, एक तत्व के द्रव्यमान और दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा, इस मात्रा के एक सरल अनुपात में, मतलब संयोग करके एक सरल अनुपात में क्या होते हैं, रहते हैं या सरल अनुपात में होते हैं। तो इनके बारे में बात किया, ठीक है। अच्छे से अगर समझोगे तो सब समझ आएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन के लिए। तो ये सल्फ़र ऑक्सीजन मिलकर 3 कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, SO, SO2, SO3। ये तो आपस में सामने वाला सेम होगा, लेकिन इसके जो पीछे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मात्रा सिंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपस में मिलेंगे तो कैसे होगी, ऑक्सीजन का अनुपात देखो तीनों, तो इसके लिए होगा 16, इसके लिए होगा 32, इसके लिए होगा 48। तो इसको काट दो, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 अठे 48। तो जो ऑक्सीजन होंगे वो एक समान या सरल अनुपात में आपस में जुड़े होंगे। तो इन्होंने कहा बहुत सारे एलिमेंट्स है, जरूरी नहीं सिर्फ 2 ही है, इससे बहुत सारे एलिमेंट्स का हम लोग ऐसा निकाला जा सकता है। तो इन्होंने जॉन डाल्टन ने ऐसा बताया है, इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी धातु के उच्चतर ऑक्साइड के
5.525 ग्राम को तप्त गर्म करने पर निम्न ऑक्साइड के 5.225 ग्राम प्राप्त होते हैं। इस ऑक्साइड का अपचयन करने पर ये होता है 4.925 ग्राम शुद्ध धातु प्राप्त होता है। क्या धातु के दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का सरल गुणित अनुपात में है? हमको प्रूफ करना है। ठीक है, किसी दो उच्चतर ऑक्साइड है, उनको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के पश्चात ठीक तो हमको दो मिलता है, एक निम्न मिलता है, निम्न ऑक्साइड इतना मिलता है। ठीक है, चल प्रूफ करते हैं तब पता चल जाएगा। हल, धातु के उच्चतर ऑक्साइड का द्रव्यमान दिया है 5.525 और निम्न का वैल्यू कितना दिया है 4.925 ग्राम। दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो दोनों का वैल्यू कितना हुआ 0.600 ग्राम। ठीक है, यानी कि उच्च और निम्न को जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उच्च को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपचयन की बात किया है, उसका अपचयन करेंगे तो इतना मिलता है। ठीक है, उच्च के लिए। अब निम्न के लिए क्या होगा, दो ऑक्साइड है ना अपने पास, तो धातु को निम्न ऑक्साइड के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करते हैं, तो ये भी होगा 5.225 माइनस 4.925 ग्राम। ठीक है, जिसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0.300 ग्राम्स, ये हमको मिलता है। अब इसके बाद क्या बोला है कि धातु के स्थिर द्रव्यमान, तो यहाँ पे स्थिर है, ग्राम से ऑक्सीजन क्रिया कराती है, तो इसके द्रव्यमान में 0.6 ग्राम तथा 0.3 ग्राम है। तो हमको ये मिल गया है, इतना हमको मिल गया है, जो मिल निकाल के रखे हैं वो है। ठीक है, इतना हमको मिला है जब इसको ऑक्सीजन क्रिया कराने पर, या इसको क्या करते हैं हम लोग अपचयन कराने पर। अब क्या किया, अपचयन कराने पर कितना मिला 0.6 और 0.3। ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे तो कैसे मिले, अगर मैं दशमलव हटाऊँ, दशमलव अगर हटा के मैं नीचे 6/10 कर देता हूँ, बराबर अनुपात में है तो इसलिए बराबर डाल दिया, और ये क्या होगा 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 होगा तो 10 और 10 दोनों कट गया। ठीक है, इसको 2 से काटे, 2 या तो ऐसा करो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, दोनों, तो ये जो सरल अनुपात होगा इनका क्या होगा 2.1। ठीक है, तो दो ऑक्साइड आपस में जो कौन से अनुपात में जुड़े हैं, तो एक सरल अनुपात में जुड़े हैं, उनका है 2.1 अनुपात में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस। सो थैंक यू, आज के लिए इतने से, और जो बाकी दो और बचेंगे वो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं समझा दूंगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।